देखिएगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पहले समझ लेना। ये कुछ लॉज हैं जिससे आपके केमिकल रिएक्शन गवर्न होते हैं। कौन से रिएक्शन गवर्न होते हैं? केमिकल। तो इसमें कहा जाता है कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको फॉलो करके केमिकल रिएक्शन को भी प्रोसीड करता है, मतलब अंत होता है या उसका चलना होता है, और रिएक्शन का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना होता है, वो सोनली रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ लॉस पे। उन्हीं को केमिकल कॉम्बिनेशन लॉस कहे जाते हैं। उसमें एक लॉ बहुत सिंपल सा आपने क्लास 9 10th में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना किसका मास होता है? प्रोडक्ट का। तो लिखिएगा फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लिखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखिएगा। लिखिएगा, net mass of reactant participating in a reaction, the net mass of reactant, the net net mass of reactant participating in a chemical reaction, participating in a chemical reaction, the net mass of reactant participating in a chemical reaction, participating in a chemical reaction is equal to is equal to net mass of product, is equal to net mass of product, is equal to net mass of product, net mass of product. नेट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नेट मास ऑफ व्हाट? जल्दी बताइए। एग्जांपल के तौर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जोड़िए, क्या आ जाएगा बोलिए? CO2। कितना मास है इसका? 12 ग्राम। इसका मास 16 ग्राम। ऐसे ऐसे दो हैं, बोलो क्या? तो कितना हो जाएगा? 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम होगा ना? ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 44। अब CO2 का मास भी कितना होता है? तो जितना रिएक्टेंट क्या उतना ही किसका है? प्रोडक्ट। कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। और भी एग्जाम्पल है क्या? हाँ एग्जाम्पल है। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। बैलेंस कर लो। बैलेंस है क्या? सल्फर का मास होता है 32। 16 टू जा 32, 32 64 ग्राम। बोलो हाँ या ना? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 दूनी 32। ऐसे ऐसे दो है क्या? तो ये भी 64 ग्राम। 64 प्लस 64 बोलो सारे बच्चे। 128 ग्राम। बस जोड़े तो जा रहे हैं मास को। इसका मास देखोगे तो 32। 16 3 जा 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ रहा है क्या? 16 3 जा 48 16 दूनी 32। सही है क्या? बैलेंस है रिएक्शन। 2 इंटू 32 32 34 प्लस 16 कितना हो रहा है? 8 2 10 हो रहा है। रिएक्शन गड़बड़ है क्या? SO2 प्लस O2 gives SO3। 32 प्लस 32 कितना? 64 इंटू 32। 32 प्लस 16 3 जा 48। क्या हो रहा है? बैलेंस नहीं है रिएक्शन। अच्छा हाँ, यहाँ दो होगा ना। अब सही है क्या? अब सही है, अब बैलेंस है। हाँ सॉरी फॉर दैट। चलो अब करो तो इसको। आई थिंक 32 प्लस 32 64 इंटू कितना? 2 होगा ना? 128 ग्राम।
ये 32 ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम, हाँ। दैट कम्स टू बी कितना बोलो? 10 160 ग्राम, है ना? अब ये भी कितना हो जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 80 इंटू कितना बताओ? 2, कितना ग्राम आया? 160। तो रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? प्रोडक्ट, बिकॉज द रिएक्शन वाज नॉट बैलेंस्ड। ओके, जितना रिएक्टेंट का मास उतना प्रोडक्ट का। उम्मीद करता हूँ मासेस निकालना आ रहा होगा सब। अब तो इस लैंड ऑफ द चैप्टर पे हैं, तो समझ में आ ही गया होगा मास कैसे निकालते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट इट। सिंपल सिंपल लॉज है, करते चलो। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखोगे। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लिखिएगा, लिखिएगा। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स reacts reacts with each other, reacts with each other in a given proportion, in a given proportion, in a given proportion, reacts with each other in a given proportion to to form form a compound, form a compound, कॉमा डाल के लिखिएगा। the proportion is always the proportion is always constant, the proportion is always constant, the proportion is always constant, proportion is always क्या, जल्दी बताओ। okay? अब एग्जाम्पल बताओ यार, वाटर का ही जैसे देख लो। अब पानी है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही प्रोपोर्शन में हर जगह मिलेगा, उसका प्रोपोर्शन बदलेगा नहीं। हाइड्रोजन का बोलिए मास 2 ग्राम होगा, 1 ग्राम एक का, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। दोनों का रेशियो निकालिए, 1:8। बोलो हाँ या ना। अब ये मान के चलो तुमने एक रिवर से वाटर सैंपल कनेक्ट किया है, मतलब तुम रिवर से पानी लाए, उसका ऐसा करके आ रहा है। तुमने अगर का घर का टैप वाटर ले लिया, तो यहाँ भी 2 ग्राम, और ये कितना ग्राम जल्दी बताओ? 16 ग्राम। रेशियो सेम या डिफरेंट? रेशियो कभी भी चेंज होने वाला। तुमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कहाँ से कलेक्ट किया? तो मान के चलो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, वहां से कलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। और
एक तुमने ले लिया ड्राई आइस से, ड्राई आइस का नाम सुना है ना? और एक ले लिया तुमने फायर एक्सटिंग्विशर से। हर में CO2 ही होगा बोलो। तो इसमें कार्बन का मास कितना है बोलो? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है बोलो? 16 ग्राम। सॉरी 16 तो नहीं, 32 ग्राम। यहाँ भी 12 ग्राम, 32 ग्राम। फिर कितना हो जाएगा बोलो? 12 ग्राम और कितना ग्राम? 30। क्या चेंज हो जाएगा? 3 जगह से सैंपल कलेक्ट कर लोगे क्या? तो रेशियो यहाँ 4 से कट करो 3, ये कितने बार में? 8। 3 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। क्या दोनों का प्रोपोर्शन कहीं बदल रहा है क्या? जैसे कहते हैं लॉ ऑफ कौन सा प्रोपोर्शन? डेफिनेट प्रोपोर्शन। राइट डाउन इट। इट ओके? काफी आसान है, डेफिनेट प्रोपोर्शन इसको कहते हैं, डिसकंजर्वेशन ऑफ मास। थर्ड लॉ लिखेगा, लिखेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिखेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिखेगा, when two elements combine to form when two elements combine to form more than two compounds, combine to form more than two compounds, combine to form more than two compounds, then different mass of one element, then different mass of one element, then different mass of one element combine with then different mass of one element combine with fixed mass of other element, fixed mass of other element, fixed mass of other element
fixed mass of other element, then 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 the first element, then the first element, then the first element, then the first element in different compounds, in different compounds, in different compounds bears the simplest whole number ratio. Bears, B-E-A-R-S, bears, B-E-A-R-S, bears, bears नहीं bears बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ। बी का मतलब होता है कैरी करना, ठीक ना? Bears a simplest whole number ratio, a simplest whole number ratio, a simplest whole number ratio. Bears a simplest whole number ratio, a simplest whole number ratio. Now look here, कार्बन है, ऑक्सीजन है, बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, मान लिए। तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दो एलिमेंट मिलके दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, समझना स्टेटमेंट। दो एलिमेंट्स मिलके दो डिफरेंट, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसको डाइऑक्साइड। इसमें कि एक एलिमेंट का मास फिक्स है। कैसे फिक्स है? ये कितना ग्राम है यहाँ बोलो? 12 ग्राम। ये कितना ग्राम है यहाँ? 16 ग्राम। बोलो हाँ या ना? यहाँ ये इसका मास कितना है बोलो? 12 ग्राम। इसका मास कितना है बोलो? 2 ग्राम। क्या यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स नहीं है क्या दोनों केस में? यहाँ भी 12, वहां भी, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट का मास क्या है बोलो? फिक्स। तो जो अदर एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन, उसका रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा आपको, आएगा। तो बताओ इसका कितना ग्राम है बोलो यहाँ से? 16 ग्राम। और उसका कितना ग्राम है बोलो यहाँ से? 32 ग्राम। इनका रेशियो क्या हो जाएगा बोलो? आया समझ में? तो एक का मास हमेशा फिक्स रहेगा और दूसरे का मास चेंज होता रहेगा, ठीक है? एंड दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मल्टीपल। एक और एग्जांपल देख लो इसका, सिंपल है भाई। द स्टेटमेंट इज टू सिंपल एंड इजी, बट ये स्टेटमेंट्स कई बार आपको आ जाते हैं, यू हैव टू नो दैट। उसके बाद सम्स भी करेंगे हम इसके ऊपर कैसे। H2 कंबाइन किया ऑक्सीजन से, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 combined with O2 results in the formation of H2O2, वाटर एंड हाइड्रोजन peroxide। हाइड्रोजन ही कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से, वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है O2 से, तो H2O2 बना दे रहा है। तो अब आ जाओ देखो, H2O देखोगे और यहाँ H2O2 देखोगे। H2 का मास बोलो कितना ग्राम बोलो? 2 ग्राम। और यहाँ कितना ग्राम बोलो? 16 ग्राम। यहाँ बोलो ये 2 ग्राम, कितना ग्राम बोलो? 32 ग्राम, नॉट 6। तो हाँ या ना? यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, बताओ इसका मास फिक्स है ना? तो इन दोनों का रेशियो ले ले क्या? एक का 16 और एक का क्या चाहिए? 32। 1:2 कितना हो जाएगा? 2। सिंपल, आया समझ में? ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कहलाता है जब कभी एक का मास फिक्स रखोगे, दूसरे का मास ऐसे आ जाए। चलो।
राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सब पढ़ा दिया ना, कर दिया ना वो सब। क्या टाइमिंग है आपके आने का? समझ में आ गया? सिंपल है, एक का मास फिक्स रखिए, एक का मास बदलते रहेगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का मास N2O, NO, N2O3, N2O5, NO2, ये सारे एलिमेंट्स बना, ठीक है। अब यहाँ पे मास कितना होगा नाइट्रोजन का? एक का होता है 14, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। नाइट्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास 3 ग्राम। उम्मीद करता हूँ समझ ही रहे होगे। 14 ग्राम और कितना ग्राम बोलो? 28 ग्राम, 48 ग्राम। 28 ग्राम, 16 5 बोलो बोलो, 16 5 80 ग्राम। 14 ग्राम, 32 ग्राम। तो हाँ या ना? तो भैया कहाँ दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स हो गया यहाँ पे? तो फिक्स करना पड़ेगा। एक काम करो, सबको 28 बना दो, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर 2 से इसको किए तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, ठीक है। अब कितना ग्राम हो गया बोलो ये? 28 ग्राम। ये भी कितना हो गया? ये कितना ग्राम हो गया? 32 ग्राम। ये कितना हो गया? 28, 28, 28, 28, 28 फिक्स हो गया। अब उसका रेशियो निकालो, कितना है बोलो? पहले वाले का 16, दूसरे वाले का 32, फिर हो गया। अब 16 के टेबल में सब आता है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 4 5। एक का मास फिक्स है, दूसरे का रेशियो सिंपल है, डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं। आया नहीं आया? इसी को लॉ ऑफ कौन सा प्रोपोर्शन कहते हैं? मल्टीपल। अरे बोलो हाँ या ना, सिंपल है कुछ। इसमें कोई दिक्कत है क्या? 2 से गुणा करने का रीजन क्या था भैया? इसको फिक्स करना है ना, सब एक जैसा होगा तभी तो रेशियो निकलेगा। सबको जैसे 28 किया तो देखो इसका रेशियो आ गया अपने आप। द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
क्या बोलो समझ में? पहला हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड क्लियर है बोलो? एक का मास फिक्स रखिए, सबका दूसरे का मास अपने रेशियो में है। गिव द टॉपिक, समझ में आ गया? नेक्स्ट लॉ लिखिएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, 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 रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लिखिएगा। When two elements combine separately to the third element, when two element combine separately to the third element, when two element combine separately to the third element, combine separately to the third element, separately to the third element, the third element combine separately to the third element, then the ratio of their masses, then the ratio of their masses, then the ratio of their masses in which they do so, then the ratio of their masses in which they do so, in which they do so is a simple whole number ratio, is a simple whole number ratio in which they do so is simple whole number ratio, is simple whole number ratio, 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 ratio to the ratio of, to the ratio of, आगे बढ़िएगा, to the ratio of, the ratio of, ratio of, the ratio of masses in which, masses in which they themselves combine, masses in which they themselves combine, combine, they themselves combine. Look here, थोड़ा टेढ़ा स्टेटमेंट है पर सुनिएगा अच्छे से, समझ में आ गया? कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनिट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कहानी सुनिएगा अच्छे से, ये कई बार स्टेटमेंट पूछा है, अगर आप समझ गए तो बहुत आसान लगेगा आपको। कार्बन ऑक्सीजन मिला, सल्फर ऑक्सीजन मिला, ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, पहला हिस्सा स्टेटमेंट का। दो डिफरेंट एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा, दो डिफरेंट एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा, इस तरीके से कंबाइन करेगा जो तीसरा एलिमेंट है उसका मास फिक्स होगा, दिख रहा है फिक्स है, यहां भी O2 और वहां भी, तो इन दोनों का जो मास का रेशियो होगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ठीक है? इसका मास कितना है बोलिए? कार्बन का 12 ग्राम, इसका कितना ग्राम? 32 ग्राम। सल्फर का 32 ग्राम, इसका कितना? 32 ग्राम। इसका मास फिक्स है बोलो? ऑक्सीजन का मास फिक्स है क्या? हाँ। यहाँ ऑक्सीजन का मास फिक्स है, हाँ। तो इन दोनों के मासेस का रेशियो निकालिए, कार्बन और सल्फर का। 12 ग्राम और कितना ग्राम बोलो? 4 को 3 से, 4 को 8 से, ठीक है? 4 से नहीं कटेगा क्या कार्बन सल्फर? इसका मास फिक्स है, इसका 12 ग्राम नहीं है, इसका 32 ग्राम नहीं है, आया नहीं आया? एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया ना? बट क्या कहा? टू द रेशियो इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन,
अब वो दोनों को भी कंबाइन कर दो जो कंबाइन हो रहे थे ऑक्सीजन से, तो ये दोनों कंबाइन होके कार्बन डाइसल्फाइड बनाएंगे, CS2। ठीक है, अब इनके मासेस का रेशियो ले लो। 12 ग्राम कार्बन का मास होगा, बोलो हाँ या ना। सल्फर का 32 टू जा, बोलो हाँ या ना। 12 ग्राम और कितना ग्राम बोलो, 64 ग्राम। नहीं हो गया, एक का सल्फर का 32, दो का 64, ये कितना ग्राम हो जाएगा, 3 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा बोलो, 16 ग्राम। 16 फोर जा 64, 16 4 इंटू 16 64, 4 इंटू 3 12। आया समझ में? ये एक फिक्स मास से कंबाइन करेगा जिसका मास फिक्स होगा, तो इन दोनों का जो मासेस का रेशियो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, उसका रेशियो उससे निकालना है। वो खुद कंबाइन करें, खुद कंबाइन करें क्या बनाएंगे वो, ग्राम ग्राम क्यों, बोलो क्या होगा बोलो। रेस टू कितना था, 16 ना। तो जो खुद कंबाइन करेंगे उनका रेशियो ले लो। ठीक है, आया यहां तक। अब जो खुद कंबाइन किए हैं वो वाला रेशियो और ये वाले रेशियो को डिवाइड कीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3/8 और कितना हो जाएगा 3/। ये रेशियो तब है जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं, किससे कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन से। बोलो हाँ या ना, तभी ना ये रेशियो है। और ये कब है, जब देमसेल्फ वाले कंबाइन कर, समझ में आया। लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है ना, दे देमसेल्फ कंबाइन, आया समझ में। उनका रेशियो जब आप लेते हो तो 3 3 गए तो कितने बार में कटेगा, 2, ऊपर चला जाएगा। वो जो रेशियो आता है एक सिंपलेस्ट होल नंबर। आया, नहीं आया, बोलो यस और नो। इज द कंसेप्ट इज क्लियर। यहां तक तो ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन ही चल रहा है, नहीं क्या। इसका मास फिक्स है बोलो, ऑक्सीजन का, तो इनका रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, वही स्टेटमेंट हो गया। अब थर्ड क्या करो, इनको भी कंबाइन कर दो, तो इनसे एक एलिमेंट कंपाउंड बन जाएगा। उनका रेशियो निकाल दो, फिर उस रेशियो को इस रेशियो से डिवाइड करो, तो जो रेशियो आएगा। समझ में आया। थोड़ा टेढ़ा स्टेटमेंट है बट एग्जांपल से क्लियर हो गया, आया समझ में। तो कह रहा है दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, उनके मासेस का रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का रेशियो उनसे जब वो खुद कंबाइन करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर। समझ में आई बात है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग। तो एग्जाम्पल समझिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा, काफी सिंपल। जैसे बनाया वैसे ही ड्रॉ करो।
एक और एग्जांपल बता दे इससे रिलेटेड, ठीक है? ज़्यादा बेहतर है। सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ले लो, ठीक है? सल्फर कंबाइन किया हाइड्रोजन से। अब सुन लो भैया अच्छे से, ऐसे में आप लोग घर जाके सोचते हो ज़्यादा। H2S बनाएगा, ये बनाएगा H2O, बोलो हाँ या ना? किसका मास फिक्स है? हाइड्रोजन का मास फिक्स है क्या? कितना मास है बोलो? 2 ग्राम, 32 ग्राम। इसका बोलो? ले रहे हैं? 2 ग्राम यहाँ भी, 2 ग्राम यहाँ भी। इसका मास बोलो? इसका मास बोलो? क्लियर है? क्या बनेगा? SO2 बनेगा क्या? तो क्या रेशियो हो जाएगा बोलो? 32 ग्राम, 32 ग्राम, हाँ या ना? ये 1:1 हो जाएगा क्या? अब इस वाले रेशियो को और ये वाले रेशियो का रेशियो ले लो, तो 2/1 1/1 तो कुछ करेगा नहीं। ये जो रेशियो आएगा 2/1 आ जाएगा। आया समझ में? कर लो। तो कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लिख लिया? इज इट ओके? नेक्स्ट लिखिएगा। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो नंबर पढ़ा था ना आप लोगों ने? मैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस लिखिएगा। ठीक है? बहुत सिंपल सा लॉ था कि किसी कंटेनर के अंदर अगर आप फिजिकल कंडीशंस को सेम रखो, वॉल्यूम फिक्स रखो, टेम्परेचर फिक्स रखो, प्रेशर फिक्स रखो, ठीक है?
तो डिफरेंट गैसेस के अंदर भर लो। मान के चलो तुमने 10 ml भर लिया ऑक्सीजन, 10 ml तुमने भर लिया कार्बन डाइऑक्साइड, 10 ml तुमने भर लिया नाइट्रोजन, ठीक है? बट उसका तापमान नहीं बढ़ना चाहिए, प्रेशर नहीं चेंज होना चाहिए और वॉल्यूम नहीं चेंज होना चाहिए और फिजिकल कंडीशन बदलो मत। इसका जो अंदर का जो भी उसका ढांचा है उसको चेंज मत करो। तो कहते हैं कि उस गिवन टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जनसंख्या होगा, सारे गैसेस का जो संख्या होगा, तो अलग-अलग मॉलिक्यूल्स मान के चलो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या भरा था कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों अगर मॉलिक्यूल्स के नंबर को अगर काउंट किया जाए ना, सारे का मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम आता है। जो CO2 का होगा वही N2 का, जो N2 का होगा वही किसका होगा। समझ में आई बातें? तो अगर आप एक्सटर्नल कंडीशंस को फिक्स रखेंगे तो कभी भी मॉलिक्यूल्स के नंबर चेंज होने वाले नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, according to this hypothesis, according to this hypothesis, according to this hypothesis, if different gases, if different gases are placed in a container, if different gases are placed in a container, are placed in a container, are placed in a container, in a container, in a container containing, placed in a container containing containing same physical conditions, containing same physical conditions, same physical conditions such as temperature, pressure or volume, temperature, comma pressure, volume, temperature, comma pressure or volume, then the number of molecules of gases, 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 then the number of molecules of gases remains same. Then the number of molecules of gases remains same. ठीक है? क्लियर है यहाँ से? तो बहुत सिंपल सा बात था यार कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह ना बदलो तो डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम अगर से सॉरी सब कुछ सेम रहा, फिजिकल कंडीशन सेम रहा तो सबके मॉलिक्यूल्स का संख्या सेम आएगा। जितना N2 होगा 1 2 3 4 मान के चलो 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हाइपोथेटिकल ले लेते हैं कि अगर तुमने 10 ml सारे गैस को फिल किया N2 को, O2 को और CO2 को, तो 5 मॉलिक्यूल्स मान के चलो तुमको N2 का मिला, तो 5 तुमको CO2 ही मिलेगा, 5 O2 ही मिलेगा। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है ये। हाइपोथेसिस हैज अ सर्टेन चैलेंजेस, तो गलत भी किया जा सकता। हिपोथेटिकल है ना, टर्म पकड़िए हाइपोथेसिस। हिपोथेसिस का मतलब होता है हिपोथेटिकल। हिपोथेटिकल उसे कहते हैं बच्चा जो कि अजम्पशन पे बेस्ड, तुमने अनुमान कर दिया कि ऐसा होगा और अनुमान पे फैक्ट्स तो नहीं बेस्ड होते ना। मैं बैठे बैठे सोचूं कि वहां पे अभी रेनबो बन रहा हो, मेरा ये अनुमान है ना मेरा। अब प्रैक्टिकली कोई वहां से मुझे पिक खींच के भेजे तो पता चले, समझ में आया? तो हिपोथेसिस वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड हिपोथेटिकल। हिपोथेटिकल का मतलब इट्स योर एजम्पशन, गलत भी नहीं है बट ये एक तरह से तुम्हारा सोच, ठीक है? ये बातें सही थी। उसके बाद ये बात कहीं इसलिए सही है कि तुम थोड़ा सा लगा लो, N by Na का रेशियो लगा लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस
बाय एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो सबका वॉल्यूम सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आ जाएगा। वहां से भी तुम करके देखो, तुमको आइडिया लग जाएगा। जो मोल्स के फॉर्मूलाज बनाए हैं ना, अप्लाई कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम में नीचे 22.4 लीटर फिक्स होता है। वॉल्यूम तुमने फिक्स ही कर दिया, मोल्स भी फिक्स हो गया। मोल्स फिक्स हो गया तो क्या आएगा, सेम आएगा। वो बातें भी वहां से सही थी। चलिए, उसके बाद आया ये ल्यूसेक्स लॉ। ये ल्यूसेक्स लॉ भी एक लॉ है। उसमें सिंपल कहता है कि डिफरेंट गैसियस रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करके कोई गैसियस प्रोडक्ट बनाता है, मान के चलो N2 प्लस S2 कंबाइन करके NH3 बनाते हैं। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, NH3 भी गैस है। तो सबका जो रेशियो होगा ना, सबके वॉल्यूम का रेशियो, गैस का तो वॉल्यूम होता है, तो रिएक्टेंट का भी वॉल्यूम ले लो और प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम ले लो और सबके रेशियो को निकालिए। सबका रेशियो जो होगा सिंपलेस्ट होल नंबर। बल बात है, जैसे कि समझा देते हैं। मान के चलो N2 कंबाइन किया H2 से और बना दिया NH3। क्या बना दिया? ये 2 है, ये 3 है, दैट्स इट। बैलेंस हो गया क्या? तो मान के चलो भैया, ये जो है आपका, ये 10 ऐसा मान लेते हैं लीटर है, ये 30 लीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये एक तो इसका 3 गुना ही है, और ये कितना हो जाएगा, 20 लीटर। बोलो हाँ या ना? अरे नंबर देखो ना आगे में क्या क्या लिखा हो, सिंपल है या नहीं है? ये 10 तो इसका 30, 30 तो इसका कितना, 20। 10 का मल्टीपल चल रहा है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 10:30:2, 1:3:2। आया समझ में? तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के वॉल्यूम का रेशियो हमेशा होल नंबर रेशियो है। इस लॉ को कॉल एज गेल-ल्यूसेक्स लॉ। लिख दोगे टॉपिक, गेल-ल्यूसेक्स लॉ। लिखिएगा गेल-ल्यूसेक्स लॉ। राइट डाउन इट, गेल-ल्यूसेक्स लॉ। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, different gaseous reactant and product, different gaseous reactant and product, different gaseous reactant and product, different gaseous reactant and product bears, 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 bears a simplest whole number ratio, bears a simplest whole number ratio in terms of their volume, bears a simplest whole number ratio in terms of their volume, in terms of their volume, in terms of their, समझ में आई बात है? राइट डाउन द एग्जाम्पल, इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में इनका रेशियो क्या होता है, टेस्ट वॉल्यूम। राइट डाउन इट। तो ये सारे लॉ समझ में है, कितने लॉ हो गए, 6 हो गए क्या? एनसीईआरटी लाया है कोई? एक दे दो यार।
नाउ ये करते हैं आपकी टेम्परेचर कंपैरिजन। ऐसा जैसा कुछ बचा नहीं है इसमें। मेन पार्ट इसका कंसंट्रेशन टर्म्स है जो शुरू में पढ़ाया था। बाद बाकी टेम्परेचर कन्वर्जन है, ऐसा यूनिट वगैरह ये सब बच्चा वाला चीज। गो थ्रू द एनसीईआरटी, लगभग कंप्लीट है। एक आपका सिंपल सा होता है, टॉपिक डालोगे टेम्परेचर कन्वर्जन इन डिफरेंट यूनिट्स। 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 चलो देखो, स्केल्स आपने देखे होंगे। एक डिग्री सेल्सियस का नाम सुना है? फ़ारेनहाइट, केल्विन, एक रैमर स्केल होता है। ठीक है, इसको सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट आप सबको पता है कितना होता है, बोलो। फ्रिज कितने पे होता है वाटर? फ्रीजिंग कितना होता है यार, हद है तुम लोग का। लेकिन बर्फ कितने पे जमता है? 0 पे। बॉयल कितने पे होता है? तो मुंह देखते हैं साला क्या बोलेगा इनसे। फ़ारेनहाइट में बताइए थोड़ा सा। ये तो नहीं होगा तुम्हें। इसका बोलिए थोड़ा सा। गोबर गणेश है, लेकिन सालो तुम लोग पढ़ के क्या आए हो भाई 10th तक? पास कैसे कर गए तुम लोग, मुझे आश्चर्य लगता है। बुरा मत मानना, बट बच्चा ही बता देगा 6 क्लास का ये सब चीज। ठीक है, ये होता है। बचपन से फीवर फीवर मीजर किए हो ना, नहीं पता है फ्रीजिंग बॉइलिंग क्या होता है? ये पढ़ाते हैं भाई, मैथ्स में भी है, साइंस में भी है, हर जगह है। और स्केल होता है, तो फ़ारेनहाइट कहते हैं। इसे कहते हैं केल्विन, इसे कहते हैं रैमर। तो डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखिएगा। रैमर स्केल बोलते हैं, REAUME स्पेलिंग होता है। ठीक है, तो ये भैया होता है रैमर स्केल। अब इसमें तुम्हें कन्वर्जन अगर करना है, मुझे डिग्री सेल्सियस दे रहा है, यहाँ जाना है, यहाँ दे रखा है, ये जाना है, किसी का किसमें कन्वर्जन करना है। एक तो फॉर्मूला तुम रटे होगे 9th क्लास में, 9/5, था ना? याद ही नहीं करना, सुनो कैसे करते हैं। अगर मान के चलो मुझे सेल्सियस निकालना है, तो सेल्सियस का टेम्परेचर रखो, रख दिया। इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, 0। बॉइलिंग पॉइंट बोलो, फिर से फ्रीजिंग बोलो, कर दिए। इसको इक्वेट कर देना इससे, बोलो इसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट।
इसका बोलो। आया समझ में? फिर क्या करेंगे बोलो? टीएफ। फिर आ जाओ इस पे। सबको समझ में है किया क्या है बोलो तो? समझ में है? क्रोनोलॉजी पकड़ में है? देख के क्या लग रहा है, क्या किया है बोलो? तो तुझे कोई मैथ्स नहीं पूछ रहा, किया क्या है बोलो तो एक्चुअली। कॉमन कैसे चल रहे हैं बताओ? कोई भी टेम्परेचर को उठा रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया? तो एक्चुअली करना क्या है बोलो? टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस सेट। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अब मुझे इसमें से इसमें जाना है, कर लो डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो दे रखा है रख दो ये। तो टीसी से जाना है मान के चलो 0 बाय 100 माइनस क्या चीज 0। कन्वर्ट करना है तुम्हें तो टीएफ माइनस 32 इसका डिफरेंस निकाल लो। ये आ जाएगा टीसी बाय 100 और ये आ जाएगा टीएफ माइनस 32 बटा 180। 0 से 0 गया, ये 5 गया, ये क्या गया 9 क्रॉस मल्टीप्लाई। 9/5 टीसी, 32 को इधर ले आओ, ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला आ गया। आ गया ना? ये नहीं याद किए थे? 9/5 टीसी प्लस 32 इंटू टीएफ। मैं कहता हूँ ये सब कुछ मत याद रखिए। आपको मान के चलो सेल्सियस दिया हुआ है, बोला कि तो 88 डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में लेके आओ, ये दोनों यूज कर लो। केल्विन लेके आओ, ये कर लो। रैमर लेके आओ, ये कर लो। आया समझ में? तुमको बोल दिया इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, मान के चलो ऐसा कह दिया अल्ट्रा 218 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में निकालिए ये दोनों, हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस, किसी का किसी में कन्वर्जन हो जाएगा डायरेक्ट। बोलो हाँ या नहीं आया? एज सिंपल एज दैट। अब जो भी टेम्परेचर किसी भी स्केल में आपको दे रखा है यही कीजिए। देखो एनसीईआरटी का यही रिजल्ट था। तो मैं नहीं कह रहा इसको क्राइम कीजिए, आप इससे जाइए डायरेक्ट। इससे इसमें कूदना है कूद जाइए, इससे इसमें सब बराबर है ना। अब मान के चलो हमको रैमर दे रखा है -32 का, अब बोलेगा केल्विन में लेके आओ, अजीब सा डेटा है ना। अब यार यहाँ पे के होगा, केल्विन है तो के का। अगर तुमको यहाँ बोला कि -32 दे रखा है, -32 रख लो यहाँ पे। अब बोला नहीं डायरेक्टली निकालो केल्विन, कर लो ना। आया नहीं आया? अगर आपको करना है तो ईज कर देता हूँ तुम्हारे लिए। और देखो ऊपर क्या है, टीसी -0, 100 - 0 इज 100, बोलो हाँ या ना। टीएफ -30 तो कितना हो जाएगा 180, ये आ जाएगा 100 कर लेना माइनस, और ये आ जाएगा 80। समझ में आया? बट याद रखने के लिए ये वाला फॉर्मूला फॉर्मेट याद रखे। अब तुमको लाइफ में कभी भी टेम्परेचर कन्वर्जन पूछ लेना, यही अप्लाई कर देना। कोई भी स्केल हो कभी गलती नहीं हो, एक भी फॉर्मूला नहीं याद रखना है। ऐसा नहीं कि अल्ट्रा सा फॉर्मूला याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं 9/5 था कि 5/9 था, 32 था कि 64 था, 32 लेफ्ट था कि राइट था। जरूरत ही नहीं है समझ में। कर लो। Draw the scales, write the formula.
आज कॉपी चेक होगा ना? मंडे ही बोला था, ट्यूसडे हो गया? ठीक है। आसान है ना बोलो? एक फ़ॉर्मूला याद रखो किसी का भी, कोई नया स्किल दे दिया, यही काम कर लो, कभी भी गलती नहीं होगा। बट हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो याद रखना पड़ेगा। 100 जीरो, डिफिकल्ट नहीं है, 212 32 373 273 80 और जीरो। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? और एक चीज याद रखिएगा, 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, ऐसे टेम्परेचर हिपोथेटिकल होता है, ये टेम्परेचर इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। ये टर्म याद रखिए, एब्सोल्यूट जीरो। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? तो हाँ या ना? अब हम परसों एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे पूरा, ठीक है? वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब कहाँ थे इतने दिनों से? ठीक है।